Good afternoon. Good afternoon, my dear friend. My name is Neeraj Kumar, and I am here to discuss the concept of physics with you. Okay. So, कैसे हैं बच्चे आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे. ओके. सो चलिए, ये मेरा पहला क्लास है आप लोगों के साथ. तो आज मेरा पहला क्लास में मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया. मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा आपको. ओके. सो स्टार्ट करें. आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा हमारा मोशन इन ए प्लेन. ओके. एंड इन मोशन इन ए प्लेन स्पेसिफिक टॉपिक जो होगा हमारा अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके. सो क्या हो रहा है? सो हम स्टार्ट करते हैं. हमारा आज का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके. सो सबसे पहले टॉपिक का नाम नोट कर लेते हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन सबसे पहले हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे. प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ सम एंगल पर फेंक देते हैं. हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ सम एंगल पर फेंक देंगे तो उसका जो मोशन होगा, उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा अंडर ग्रेविटी, वो मोशन कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके. सो इसका डेफिनेशन सिंपल है, सरल है. और उस डेफिनेशन को हम क्या बोलते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन at some angle with horizontal, then their motion under gravity is known as projectile motion. Okay. So definition अगर हम नोट करेंगे तो if an object thrown at some angle, इसमें थीटा. आपको यहां पर एक बात याद रखना है, थीटा जो होना चाहिए वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए. ओके. जनरली जब 90 डिग्री हो जाता है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को जो है हम लोग फ्री फॉल या मोशन अंडर ग्रेविटी, वन डायमेंशनल मोशन के अंदर हम लोग पढ़ लेते हैं. ओके. सो प्रोजेक्टाइल मोशन, हम प्लेन मोशन इन ए प्लेन की बात करेंगे. सो एक प्लेन में मोशन होता है, उसको ही प्रोजेक्टाइल मोशन हम कंसीडर करेंगे. ओके. सो जनरली एक स्पेसिफिक अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन में आ जाता है. तो इसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर फ्री फॉल के अंदर पढ़ लेते हैं. ओके. सो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे तो जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर हम फेंक देते हैं तो उसका जो मोशन होगा अंडर ग्रेविटी, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. सो यहाँ पे याद रखेंगे 90 डिग्री वाला केस क्या है, थीटा, वो एक एंगल को छोड़ देते हैं. ओके. एट सम एंगल देन their motion under gravity is known as projectile motion. ओके. तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है जिसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं. अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन को जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसको टेक्निकली हम अलग वे में देखेंगे. इसी डेफिनेशन को अलग वे में कैसे बोल सकते हैं? आप जानते हो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्लेन मोशन होता है. ओके. तो प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब हो गया कि टू साइमल्टेनियस वन डायमेंशनल मोशन व्हिच आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. ओके. तो एक टेक्निकल डेफिनेशन ये भी याद रखेंगे, या फिर टू डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ओके. सो
एक तो सिंपल डेफिनेशन ये होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने अंडर ग्रेविटी फेंका है तो उसका जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। दूसरा कि इसको हम कंसीडर कर सकते हैं मोशन इन ए प्लेन या प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये टू साइमल्टेनियस वन डायमेंशनल मोशन होता है जो कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो जैसे कि हम डायग्राम बना दें, सपोज कि ये हमारा ये 0 0 कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है और यहां से हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा फेंक दिया तो इसका पाथ जो होगा ऐसा हो जाएगा। ओके, u वेलोसिटी से सपोज हमने थीटा एंगल पर इसको फेंक दिया तो इसका पाथ जो होगा प्रोजेक्टाइल का ऐसा होता है और ये पाथ का जो इक्वेशन होता है या फिर इस ट्रेजेक्टरी का जो लोकस होगा वो क्या होता है, पैराबोला का होता है। ओके, पैराबोला का कैसे होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, हम इसको एनालिसिस करेंगे। बस अभी के लिए याद रखेंगे कि जो पाथ होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का वो क्या होगा, पैराबोलिक होगा। ओके, सो सपोज कि ये हमारा y कोऑर्डिनेट है और ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये y कोऑर्डिनेट एक्सिस है और यहां से हमने किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर हमने फेंक दिया तो एट एनी टाइम ऑब्जेक्ट मान लो कि इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है तो ये देखो ये क्या है, x डायरेक्शन में भी इधर ट्रैवल किया है और ये y डायरेक्शन में भी ट्रैवल किया है। ओके, सो टेक्निकली हम इसको कैसे समझते हैं, टू साइमल्टेनियस वन डायमेंशनल मोशन व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर या व्हिच आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। सो दूसरा, अब इस केस में देखेंगे तो ये मोशन जो है इसमें मोशन है तो मोशन दोनों एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वाई एक्सिस के लॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन में। ओके, और इसमें देखेंगे तो एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन तो है ऑब्जेक्ट में, एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन होगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सेलरेशन होगा g वो एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट में होगा। तो आप इस प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसीडर कर सकते हो प्लेन मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, प्लेन मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, टू साइमल्टेनियस वन डायमेंशनल मोशन। बच्चे अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आया है तो उसके लिए इधर से हम सुधार कर रहे हैं। ओके, इस बार देखो, इस बार आपको अच्छे से दिखेगा बोर्ड पे। ओके, सो हम बात कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है जी, तो आपका वो किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे फेंक दिया जाता है तो उसका मोशन जो होता है अंडर ग्रेविटी वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। ओके, देन आप दो टेक्निकल डेफिनेशन और याद रखेंगे, क्या होता है, टू साइमल्टेनियस वन डायमेंशनल मोशन व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, दूसरा आप कह सकते हो इट इज अ प्लेन मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, या टू डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो इसका डेफिनेशन हमने लिख लिया। ओके, या फिर टू साइमल्टेनियस वन डायमेंशनल मोशन और कर सकते हो टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन कांस्टेंट with constant acceleration।
ओके, ये क्या होता है? टू डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो हम डेफिनेशन जान गए, अब इसको हम मिटा देते हैं, अब इसका एनालिसिस करेंगे। ओके, सो अगर किसी को नोट करना है तो इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। ओके, सही है, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन जान लिया। इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट सम एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल देन देयर मोशन अंडर ग्रेविटी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन, और इट इज टू डायमेंशनल मोशन, टू साइमल्टेनियस वन डायमेंशनल मोशन व्हिच आर परपेंडिकुलर है। यहाँ पर एक लाइन छूट गया था, व्हिच आर परपेंडिकुलर, इसको मिटा के लिख देते हैं। ओके, which are perpendicular to each other, या फिर आप इसको बोल सकते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या बोल सकते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन को हम बोल सकते हैं टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन टू डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। टू डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आई होप कि आप लोग सभी समझ गए इस डेफिनेशन को। चलिए हम इसके आगे हम एनालिसिस पे आते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के एनालिसिस पे आते हैं। ओके, सो सपोज कि ये डायग्राम पहले बना लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस। यहां से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं जिसका पाथ ऐसा होता है। सपोज हमने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका है। ओके, तो इसका मोशन जो है दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। x डायरेक्शन में दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और दूसरा y डायरेक्शन दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन है। ओके, अब यहाँ पे दिक्कत है कि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, आप लोग 11th के, और कुछ बच्चे जो है 11th 12th पास आउट है। तो 11th 12th जो पास आउट है उनके लिए थोड़ा सा ये बोरिंग हो सकता है, और जो 11th में अभी अभी आए हैं उनको अगर नहीं बताए तो फिर उनके लिए ज्यादा ये डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। ओके, इसलिए हम अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे। अब हम बात करें इसका क्या है, दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो आप अलग अलग डायरेक्शन को कंसीडर करो मोशन को। इन एक्स डायरेक्शन में बात करेंगे और इन वाई डायरेक्शन। इन एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, जनरली जो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन 9th में भी पढ़ते हैं। v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। उसी का एप्लीकेशन करके हम इसका एनालिसिस करेंगे। ओके, तीन जो हमारे बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। उस इक्वेशन का ही यूज करके हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन का एनालिसिस करेंगे। इन x डायरेक्शन में देखेंगे तो यहां पर देखो हमें वेक्टर रिजोल्यूशन आता है, तो ये y है और ये x है, और ये एक वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, u है थीटा एंगल पे, u है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट होगा x डायरेक्शन के लॉन्ग, दैट इज ux, इसको हम बोल सकते हैं u cos थीटा, और इसका ये जो y कंपोनेंट होगा दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ y, या वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा हमारा क्या होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं uy से,
ये होता है u sin थीटा। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी हमारा u है इन द डायरेक्शन और थीटा विद एक्स एक्सिस, तो इसका दो कंपोनेंट हो सकता है। वेक्टर रिजोल्यूशन से हम जानते हैं ux इक्वल टू हम लिख सकते हैं u cos थीटा, uy इक्वल टू लिख सकते हैं हम इसको u sin थीटा। तो दोनों कंपोनेंट हमने इसका रिजॉल्व कर लिया। तो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे तो ये हो जाएगा ux इक्वल टू u cos थीटा। अब देखें तो एक्सेलरेशन की बात करेंगे, तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होता है जो कि हमेशा किसी भी पॉइंट पे क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर लगेगा? हमेशा टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा। तो एक्सेलरेशन जो होगा इस केस में ओनली y डायरेक्शन में होगा, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। ओके, एक्सेलरेशन जो है हमारा क्या है? ओनली y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में नहीं है। तो आप यहां पर देखो तो ax लिखेंगे तो ये क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो अब अगर हम इन x डायरेक्शन vx लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? ux प्लस ax इंटू t लिख सकते हैं। ओके, इन x डायरेक्शन में तो vx क्या होगा? vx इक्वल टू ux हो जाएगा एज ax इक्वल टू 0। सो ये वाला टर्म क्या होगा? 0 हो जाएगा और ये क्या होगा? u cos थीटा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखो ये vx मतलब कि वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या है? टाइम से इंडिपेंडेंट है, इसमें टाइम वाला टर्म नहीं है। ओके, तो इसका मतलब टाइम से इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम के साथ जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा इन x डायरेक्शन और इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो हमारा चेंज नहीं होगा। ओके, सो इसको हम याद रखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एट एनी पॉइंट किसी भी टाइम पे किसी भी पॉइंट पे क्या होगा? सेम ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। सेम रहने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ओके, सो इसकी अगर देखेंगे तो वेलोसिटी कंपोनेंट का एनालिसिस करेंगे। सपोज ये पॉइंट है तो यहाँ पर तो ये वाला हो गया ux और यहाँ पे uy हो गया। यहाँ पर बात किया तो ये सेम रहेगा लेकिन ux क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा। यहाँ पर बात किया तो ये x कंपोनेंट सेम रहेगा, ये वाला y कंपोनेंट क्या होगा? घट जाएगा। यहाँ पर vy की बात करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ x कंपोनेंट वाला होगा। ओके, अब यहाँ पर आ गया तो फिर अब देखो y कंपोनेंट यहाँ से रिवर्स हो गया, y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो गया? यहाँ पर रिवर्स हो गया, इस मैक्सिमम हाइट पे अटेन करेगा, उसके बाद y डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या होगा? डाउनवर्ड हो जाएगा। ओके, और ये जो y डायरेक्शन में डाउनवर्ड वेलोसिटी फिर टाइम के साथ क्या होगा? इंक्रीज होते जाएगा। ओके, और फिर हम अगर यहाँ पर जहां पर लैंड कर रहा है तो यहाँ पर बात करेंगे तो सेम एज देखो ux जो होगा वो हमारा क्या होगा? vx के इक्वल होगा ऑलवेज, या फिर कह सकते हो vx जो होगा हमारा ux के इक्वल ही होगा। यहाँ पर भी vx जो होगा ux के इक्वल होगा, लेकिन vy सब जगह पर क्या होगा? डिफरेंट हो सकता है। और जब ये लैंड करेगा तो याद रखेंगे x कंपोनेंट क्या है? x कंपोनेंट तो सेम रहेगा, vx इक्वल टू ux इक्वल टू u cos थीटा यही वाला रहेगा। लेकिन y कंपोनेंट की बात करेंगे तो ये भी क्या होगा? मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। यहाँ पर जो vy होगा वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। ओके, सो इसका एनालिसिस हम बाद में कर लेंगे, और भी एनालिसिस करना है। तो अभी हम इन x डायरेक्शन में अगर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो vx इक्वल टू ux इक्वल टू u cos थीटा, ये पॉइंट हमें क्या है? नोट करके रखना है कि ये कांस्टेंट ही होगा एट एनी पॉइंट पे। अब हम बात करेंगे
s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इन x की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन क्या होगा, ये s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है ना। तो s की जगह x लिखेंगे क्योंकि x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हो, ux t प्लस हाफ ax t। अब ax तो 0 होता है, इसका मतलब x जो हमारा होगा ux into t, दैट इज x क्या होगा u cos थीटा into t। ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको हम बोलते हैं। ओके, सो आई होप यहां तक आप समझ गए। इसमें सिर्फ 2 पॉइंट आपको याद रखना था अभी तक के एनालिसिस में, कि प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होता है उसमें जो x कंपोनेंट होगा, उसके वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा, वो किसी भी पॉइंट पर किसी भी टाइम में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, u cos थीटा के इक्वल ही होना चाहिए। ओके, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगा। सो x डायरेक्शन में अगर vx लिखेंगे तो ux u cos थीटा, ये हमें सिर्फ यहाँ पे याद रखना है। और डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन का इक्वेशन लिखेंगे तो ये ux into t, दैट इज u cos थीटा into t। तो हमें बस ये 2 पॉइंट अभी तक के एनालिसिस में याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम इसको मिटा के आगे बढ़े। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं यहां से, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर था ये, तो इसको हम मिटा देते हैं। इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में सिमिलर ये जो 2 इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा, v इक्वल टू u प्लस at और s इक्वल टू ut प्लस हाफ at, इसका यूज भी हम y डायरेक्शन में करेंगे। तो vy इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, uy प्लस ay into t। बट इन प्रोजेक्टाइल मोशन ay क्या होगा हमारा, बताओ तो, माइनस g होगा। ay हमारा क्या होगा, माइनस g होगा। ओके, सो अगर ये आपका u है, ये थीटा है, ये u cos थीटा होता है, ये आपका u sin थीटा होता है। और एक्सेलरेशन की बात करें, बच्चे ये u sin थीटा है और ये u cos थीटा है, और ये एक्सेलरेशन जो होता है ओनली इन y डायरेक्शन, दैट इज माइनस g। ओके, सो ay इक्वल टू क्या होगा, माइनस g। यहां पर देखो, यहां पे मिटा देते हैं इसको। तो अब अगर हम vy लिखेंगे तो vy क्या होगा, u sin थीटा और प्लस ay की जगह माइनस g इंटू टी। vy इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt। अब यहाँ पे नोट करो तो देखो vx क्या है, t से इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पे vy क्या है आपका, t पे डिपेंडेंट है। vy क्या है, t पे डिपेंडेंट है। सो vy जो है कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ क्या होगा, चेंज करेगा। ओके, अगेन हम ये वाला इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है फॉर्मूला, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे s की जगह क्या लिखेंगे, y डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करें तो y लिख दिया, ये uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर होगा। ओके,
y इक्वल टू यू वाई क्या होता है, u sin थीटा होता है, u वाई क्या होता है, u sin थीटा होता है, टाइम t प्लस हाफ a y क्या होता है माइनस g और t स्क्वायर। ओके, सो y इक्वल टू होता है u sin थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो अभी तक जितना पढ़ा है आपको डेफिनेशन के अलावा 3 पॉइंट याद रखना है कि x कंपोनेंट में जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है, टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट का क्या इक्वेशन लिखेंगे, u x t और u cos थीटा इनटू t। ओके, y में देखो ये टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम के साथ चेंज होगा y कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का। और डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, आई होप यहां तक आप लोग समझ रखे होंगे, समझ गए होंगे। सो इसको मिटा दें। अब हम इसको यहीं पे रहने देते हैं। अब बेसिकली जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में हम 3 पैरामीटर को डिफाइन करते हैं। बेसिकली जो होता है 3 पैरामीटर ही होता है, और उस 3 पैरामीटर से रिलेटेड बहुत टाइप के मैनिपुलेशन आ जाएंगे, आपको एप्लीकेशन अलग अलग हो जाएगा। तो 3 पैरामीटर क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, मैक्सिमम हाइट होता है और हॉरिजॉन्टल रेंज होता है। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने देर, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंक दिया तो वो कितने देर एयर में या हवा में रहेगा। ओके, दूसरा वो कितनी हाइट पे, मैक्सिमम हाइट जो है कितनी हाइट को अटेंड करेगा। तीसरा वो कितनी दूर जाके गिरेगा। ओके, तो ये तीनों पैरामीटर हम चेक करते हैं। तो सपोज कि ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है और इसको u वेलोसिटी से हमने फेंका, थीटा एंगल पे फेंका, तो ये जो है मैक्सिमम हाइट जो गया इसको हम h बोलते हैं, जितनी दूर ये जाके गिरेगा उसको हम r बोलते हैं, और जितनी देर ये एयर में रहेगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अब देखो यहाँ पर सपोज कि ये यहां से यहां तक जाने में, ये यहां से यहां तक जाने में टी ए टाइम लिया है। ओके, कितना टी ए टाइम, और फिर यहां से यहां तक आने में टी डी टाइम। इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, मतलब ऊपर जाते हुए जो टाइम लिया, और टाइम ऑफ डिसेंट मतलब नीचे आते हुए जो टाइम ये लिया है। ओके, अब तो इसका एनालिसिस कैसे करेंगे, हम ऐसा भी इसको वन डायमेंशनल मोशन में जो एनालिसिस करते हैं। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर देखो ये वी वाई क्या होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है नोट करने वाला, कि मैक्सिमम हाइट पर हमारा जो है वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। याद रखेंगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूरा वेलोसिटी ही 0 कर दिया। ओके, पूरा वेलोसिटी 0 नहीं होता है, क्या होता है, ओनली y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है 0 होता है। इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है और बच्चे मिस्टेक भी कर देते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गया। वेलोसिटी 0 नहीं होता, ओनली y कंपोनेंट 0 होता है, जबकि x कंपोनेंट वाला तो रहता ही है यहाँ पे ux u cos थीटा। ओके, सो ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है कि मैक्सिमम हाइट पे जो y कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का y कंपोनेंट वो 0 होगा, और वेलोसिटी 0 नहीं होगा। वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पर, vx होगा। तो आप सीधे यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे v इक्वल टू vx और जो कि ux के इक्वल होता है आप लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पर स्पीड u है और यहाँ पर स्पीड क्या है, u cos थीटा है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हाफ एम यू स्क्वायर होगा, और यहाँ पर हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ओके, सो
यहाँ पर याद रखेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है नीट में और जेडवली दोनों के मेंस में पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है प्रोजेक्टाइल में। सो काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम पॉइंट जीरो नहीं होता है, वहां पे ऑप्शन में जीरो भी था और बच्चे जीरो मार देते, सिर्फ y कंपोनेंट जीरो होता है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो नहीं होता है। क्या होगा, हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हाफ mu स्क्वायर। ओके, सो ये पॉइंट नोट करें। अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन करते हैं, तो ये जो कंडीशन है हमारा vy इक्वल टू जीरो एट मैक्सिमम हाइट, इस कंडीशन का यूज करके हम क्या करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट या मैक्सिमम हाइट का हम क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। ओके, सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर। ओके, जितने देर के लिए वो हवा में रहेगा उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, उस टाइम ड्यूरेशन को टाइम ऑफ फ्लाइट बोल देते हैं। ओके, सो नहीं भी नोट करेंगे तो चल जाएगा काम, आप इसको लिख सकते हो। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, और ये होता है आपका, कह सकते हो इसको टाइम ऑफ एसेंट, प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब कि ऊपर जाने में जितना टाइम लिया और नीचे आने में जितना टाइम लिया, दोनों टाइम को ऐड कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा हमें। ओके, और भी इसका एक अल्टरनेट मेथड होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। ओके, सो अब यहां से चला, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट को यहां से हमने फेंका, कितने वेलोसिटी से, uy से, कितने से, uy से फेंका और यहाँ पर जीरो हो गया मैक्सिमम हाइट पे। ओके, तो टाइम ऑफ एसेंट की बात करेंगे तो ये t इक्वल टू आप लिख सकते हो ta प्लस td एच vy इक्वल टू जीरो। सो अब vy को हम क्या लिख सकते हैं, vy इक्वल टू क्या लिखेंगे, uy माइनस gt लिखते हैं। तो vy तो मैक्सिमम हाइट पे जीरो होता है और uy क्या होता है, u sin थीटा होता है, और ये g होगा और ये क्या होगा, अब ये जो t होगा t एसेंड हो जाएगा।